Good morning, students. How are you? In previous lecture, we see some examples in our exercise and in text question. In 10 previous lecture, right, बच्चों, we learn Thomson atom of model, Rutherford model of atom. Right? It is so much interesting. Okay, we learn many things. Learn about Thomson model. Then we learn Rutherford model. Many things, many new things learn, right? So ड्रॉबैक ऑफ रुथरफोर्ड, आज हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? ड्रॉबैक ऑफ रुथरफोर्ड कि रुथरफोर्ड के मॉडल के अंदर क्या क्या खामियां रह गई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। लेकिन यानी कि रुथरफोर्ड ने ही क्रांति लाई है केमिस्ट्री के अंदर, एट मॉडल ऑफ एटम के अंदर। वहीं से ही शुरुआत हुई है। जो क्लू मिला है, डायरेक्शन मिला है, वो कहाँ से मिला बच्चों? रुथरफोर्ड से एकदम मिला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो रुथरफोर्ड का मॉडल तुमको मालूम है कि सिंपल एक न्यूक्लियस है। मैंने एग्जांपल भी दिया था हमने कि एक सेंटर होता है न्यूक्लियस, और यहाँ से 5 किलोमीटर तक क्या होता है? स्पेस, एम्प्टी स्पेस रहता है मॉडल के अंदर, एटम के अंदर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको? सो मैनी थिंग्स, तो जो चीज़ है वो रुथरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और कौन कौन सी वो चीज़ है वो रुथरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो हम देखते हैं आज। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है, और ये थियरी आपको 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। दिस वन इज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हमको मालूम है बच्चों, जो मैसिव सन है उसका मास सबसे हाईएस्ट है, हमको मालूम है। तो मैसिव सन है वो क्या होता है? सेंटर में, यानी कि हम उसको कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के साथ। तो वो क्या होता है? न्यूक्लियस में। सन क्या होता है? न्यूक्लियस में। और मैसिव सन यानी कि इसका मास क्या होता है? ज़्यादा। उसके आसपास, उसके अराउंड जो फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, उसके अंदर जो प्लैनेट्स है वो घूमते रहते हैं, वो मूव करते हैं। गॉट इट? हम सबको मालूम है, ये सब हम 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कैसेस के अंदर। हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक मॉडल रुथरफोर्ड मॉडल इसके साथ कंपेयर किया बच्चों, तो उसमें भी सेम है। जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो क्या है? सेंटर में फिक्स। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, वो क्या है? सेंटर में। बीच का स्पेस क्या है? एम्प्टी स्पेस है। बीच में क्या है? एम्प्टी स्पेस है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करते हैं? फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर वो मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। गॉट इट? दोनों मॉडल आपको 100% समझ में आ गया होगा। ये कुछ टफ नहीं है, इसमें कुछ रट्टा मारना जैसी चीज ही नहीं है, बहुत ही इजी है बच्चों। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल की बात करें अपने रुथरफोर्ड की, सो ये क्या है? चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वो चार्ज पार्टिकल है, तो हम उसको कूलम्ब फोर्स से इंडिकेट करेंगे। सो कूलम्ब फोर्स इज इक्वल टू के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों चार्ज के। सो Q1 Q2 इज चार्ज पार्टिकल, Q1 Q2। व्हाट इट? Q1 Q2 वो क्या है? चार्ज पार्टिकल है, Q1 Q2। और R यानी कि डिस्टेंस, रेडियस, न्यूक्लियस टू ऑर्बिट। व्हाट इट? पता चल गया आपको? ये मालूम है आपको कि कूलम्ब फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बहुत ही ईजी है। सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? न्यूक्लियस और ऑर्बिट यानी कि सन और प्लेनेट के बीच में बच्चों। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम सबको मालूम है कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और हियर ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये दोनों तो मालूम है ये चार्ज पार्टिकल नहीं है। सो हियर वी कैन टेक m1 m2 मास, m यानी कि मास, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r यानी कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू ऑर्बिट, यानी कि सन इनटू प्लैनेट। गॉट इट? यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? यहाँ से जो मेन जो टॉपिक है, मेन जो लाइन्स है, वो आज हम यहाँ पे समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी लाइफ के लिए। ये मॉडल आपको आगे भी आएगा, अगर बीएससी करेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग लेंगे, तो भी ये टॉपिक आपको आने ही वाला है, रुथरफोर्ड मॉडल। ये और ये इजी है, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। मुझको पहले से मालूम है हम प्रॉब्लम से 100% कैसे है? बड़े हैं। ओके, तो प्रॉब्लम्स को डरना नहीं है, उसका सामना करना है। गॉट इट? सो आगे चलते हैं इसके साथ।
क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ सोलर सिस्टम। सो वो भी मैंने बता दिया आपको। क्लासिकल मैकेनिक्स सोलर सिस्टम क्या कहती है कि जो सन है, मैसिव सन है, उसके अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट होती रहती है। सन के अराउंड फिक्स ऑर्बिट होती रहती है, उसके अंदर प्लैनेट क्या करते हैं, मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में। वो भी कैसे, सर्कुलर मोशन के अंदर। दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। वो हम सबको मालूम है। लाइक यहाँ पे भी ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि ये अनचार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है और इसके पास चार्ज है। गॉट इट। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे हमने आगे देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल। आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब। ओके, सो आगे, व्हेन अ बॉडी मूविंग इन ऑर्बिट, कोई भी बॉडी अगर वो ऑर्बिट में मूव करते हैं तब इट अंडरगोज एक्सीलरेशन। कोई भी बॉडी अगर, यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मूव करता है ऐसे, तो वो क्या होता है, वो हो जाता है एक्सीलरेशन मोशन में आ जाता है। 110%। फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं 9 और 10 स्टैंडर्ड में। ये कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर में जो मोशन करती है, तो वो बॉडी क्या हो जाती है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन मोशन के अंदर आ जाता है। गॉट इट। क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन मोशन के अंदर आ जाता है, वो एक्सीलरेट हो जाता है। वो बॉडी क्या हो जाती है, एक्सीलरेट, उसको फोर्स मिलता है मूविंग के लिए। गॉट इट। एनी डाउट? सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इवन इफ मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन एन ऑर्बिट, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करता है, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, और ऑर्बिट बिकॉज ऑफ चेंजिंग इट डायरेक्शन। हमको मालूम है, सिंपल। हम फिर से देखते हैं यहाँ पे, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ये क्यों लिखा चेंजिंग इट्स डायरेक्शन? न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से ऐसा जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हुई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है डायरेक्शन ये तरफ हो गई। गॉट इट? एनी डाउट? इट्स वेरी इजी बच्चों। अगेन, व्हेन अ बॉडी मूविंग इन ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट का कोई भी बॉडी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, इट अंडरगोज एक्सीलरेशन। वो एक्सीलरेशन के ही अंडरगोज वो क्या होता है, मूव करता है, एक्सीलरेशन हो जाता है। नेक्स्ट, इवन इफ मूविंग बॉडी कांस्टेंट स्पीड, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से करता हो, और बिकॉज ऑफ चेंजिंग इफ डायरेक्शन, यानी कि उसका जो कांस्टेंट डायरेक्शन, कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या, हमको मालूम है सर्कुलर मोशन में है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। गॉट इट? ये सब हम पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर। ओके, एक्सीलरेशन पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस पढ़ चुके हैं। ओके, ये सारा का सारा हमको क्लियर है कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अंदर। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ मैक्सवेल, यहाँ पे बहुत ही एक यूटर्न आता है बच्चों। क्या आता है? यूटर्न। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ मैक्सवेल, वो क्या कहते हैं, मैक्सवेल क्या कहते हैं बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली मैक्सवेल ने। तो वो क्या है कि चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सीलरेटेड इट्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगेन फिर से बताता हूं मैं, व्हेन चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सीलरेटेड, चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं फिक्स ऑर्बिट के अंदर, इट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यह बहुत ही आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देनी है, इट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर भी यहाँ पे बोला सिर्फ चार्ज पार्टिकल, यानी कि ये वाला चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक्सीलरेटेड, वो घूमता है तो क्या करता है, रेडिएशन निकालता है। यहाँ से निकलता है, दो क्या निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसमें से रेडिएशन एमिट होता है, रेडिएशन बाहर निकालते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि वो मोशन में है, सर्कुलर, मैं पहले ही बोला बच्चों सर्कुलर मोशन में है। ओके, तो उसमें क्या होता है, वो चार्ज पार्टिकल एमिट करते हैं, उसकी डायरेक्शन तो चेंज हमको मालूम है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगेन जब भी वो सर्कुलर मोशन में होता है, ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बच्चों अभी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे प्लेनेट की बात नहीं हो रही है,
सिर्फ फोकस टू इलेक्ट्रॉन कि वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो वेव है वो बाहर निकालता है। कौन? इलेक्ट्रॉन, वो एमिट करता है, बाहर निकालता है। ओके, और हमने मालूम है, इट डज नॉट फॉर प्लैनेट्स, इट डज नॉट फॉर प्लैनेट। वाई? प्लैनेट के साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा है बच्चों? हम सबको मालूम है, बिकॉज ऑफ प्लैनेट इज नॉट चार्ज पार्टिकल। क्यों? अभी आपको पता चल गया होगा कि प्लैनेट चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल, उसके पास चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगेन सिंपल एक सेंटेंस में बोले तो जब ये चार्ज पार्टिकल फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं अपने में से। गॉट इट? गॉट इट? एनी डाउट? पता चल गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं जब भी वो घूमते हैं तब। अगर वो स्टेशनरी फेज में है, यानी कि वो स्टेबल है तब नहीं, स्टेबल है तब नहीं, जब वो सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं, मूव करते हैं ऑर्बिट में, तभी। व्हाट इट? पता चल गया आपको? अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एमिट रेडिएशन। हमने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या एमिट करते हैं? रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन बाहर निकालते हैं। बट वो रेडिएशन आता कहाँ से है? एमिट रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। मैंने आगे बोल ही दिया था आंसर, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, इट्स रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। बच्चों ये कहाँ से आता है? रेडिएशन कहाँ से आता है? ये कहाँ से जनरेट होता है? बॉर्न कहाँ से होता है? इट इज कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। ये भी कोई, अभी हमने यहाँ पे भी आया, व्हेन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, व्हेन एक्सीलरेटेड, ये वर्ड बहुत है। अगर एक्सीलरेटेड नहीं है तो नहीं रेडिएशन एमिट करते। ईएम रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कब होता है? व्हेन एक्सीलरेटेड, यानी कि जो एक्सीलरेट नहीं करते, मोशन में नहीं आते, तो कोई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करते, बाहर नहीं निकालते। सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन में होते हैं ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट में, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एमिट करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। ऐसा किसने बोला? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ मैक्सवेल। आपको याद रखना है, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकालते हैं। ऐसा किसने बोला था? ये सेंटेंस किसने दिया था? ये भी एमसीक्यू के अंदर 1 मार्क में आ सकता है, तो जाने नहीं देना है 1 मार्क भी हमको एग्जाम में। बोर्ड हो, जेडबल हो, नीट हो, कुछ भी हो, हमारे लिए 1 मार्क इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। ओके, गॉट इट? और ये भी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एमिट रेडिएशन कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रट्टा कौन मारता है? जिसको समझ में नहीं आता है थियरी, वो रट्टा मारते हैं। हमको रट्टा नहीं मारना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थियरी एग्जाम के अंदर। और इसमें से कैसा भी हमको क्वेश्चन आ जाए, ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ ले, आपको जैसा ट्विस्ट करना है वैसा कर लो, लेकिन आपको आंसर उसको आता ही है, बिकॉज आपने ये थियरी को समझा है, अंडरस्टैंड किया है 100% डीप लेवल पे जाके। ओके, व्हाट इट? तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए थियरी के बाद में आपको, और आपको लिखना है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, हमको मालूम है। सो ऑर्बिट विल कंटिन्यूअसली श्रिंक। ये कुछ नहीं आया यहाँ पे, हम देखते हैं बच्चों क्या बोला अभी। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एमिट रेडिएशन, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकालते हैं। कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन, वो मोशन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकालते हैं। सो तो
तो बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट किया, सो देन व्हाट हैपन विथ दिस इलेक्ट्रॉन, ओके, सो ऑर्बिट विल कंटिन्यूअसली सिंक, ऑर्बिट विल कंटिन्यूअसली सिंक, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, धीमे धीमे स्लो मोशन में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। तो बच्चों इसे एक सिंपल लॉजिक है, फिर टेक्स्ट बुक में नहीं लिया गया, हम बताते हैं अभी। यहाँ न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी यानी कि ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता है, तो रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी खत्म होती रहती है, हमको मालूम है। अगर हमने काम किया, वर्कआउट किया, तो हमारी एनर्जी क्या हुआ, लॉस हो गई। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जितनी है उतनी, हमको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमको सस्टेन करने के लिए। क्लियर हो गया बच्चों? सो क्या होता है कि इट्स श्रिंक टू न्यूक्लियस, तो क्या होता है, वो न्यूक्लियस के पास आ जाता है, कंटिन्यूसली श्रिंक टू न्यूक्लियस। ओके, आगे देखते हैं। तो ऐसा कब होता है, हाउ मच टाइम्स इट टेक्स, ओके लेट्स सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है बच्चों। पार्टिकल्स comes from electronic motion, so orbit will continuously shrink, यानी कि वो क्या होता है, shrink to nucleus, न्यूक्लियस के पास आके बैठ जाता है। ऐसा किसने बोला, मैक्सवेल ने। सो इट टेक्स 10⁻⁻8 सेकंड टू स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस। वो क्या बोलते हैं, वो सिर्फ 10⁻8 सेकंड के अंदर ही न्यूक्लियस के पास में आके बैठ जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के पास में आ जाता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। क्यों आता है, बिकॉज इट्स रिलीज यानी कि इट्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि एनर्जी रिलीज किया, तो उसके पास एनर्जी नहीं रहती है अभी, तो क्या होता है, उसकी जो ऑर्बिट वो तो श्रिंक होती है और न्यूक्लियस के पास आ जाता है, इन स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे। हाउ मच टाइम इट टेक्स 10⁻⁸ सेकंड टू सिंक, इट टेक्स 10⁻⁸ सेकंड टू सिंक। अब आई होप कि आपको ये 100% ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये अगर ये थियरी आपने अभी समझा यहाँ से, तो आई डेफिनेटली श्योर कि आप भी ये थियरी अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है, माइंड में से डाउट सॉल्व हो गए हैं, तो अब डेफिनेटली ये आपको अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है। तभी एक साइंटिफिक एक पिरामिड है, उसमें बोला गया है कि अगर हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हमको 30 to 40% याद रहते हैं। अगर हम देखते हैं कोई चीज़, हमको मालूम, अगर हमने मूवी देखी तो हम लॉन्ग टर्म के लिए वो हमको मेमोराइज हो जाता है। ओके, और अगर कुछ चीज़ हमने कुछ चीज़ हमने सामने वालों को एक्सप्लेन किया, पीयर टू पीयर टीचिंग, सामने वालों को एक्सप्लेन किया, तो क्या होगा बच्चों, वो परमानेंट हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है, तो हमको अंडरस्टैंड 100% हो जाता है, क्योंकि हमने पीयर टू पीयर एक्सप्लेन किया। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो बच्चों लास्ट तक देखना, कुछ ना कुछ चीज़ मैं आपको बताऊंगा ही लास्ट एंड में, तो बीच में से मत रख देना। ओके, आई होप कि ये थियरी हमने आपको समझ में आ गया हो। अभी थियरी बाकी है, कंप्लीट नहीं, उसका ड्रॉबैक कहाँ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने मॉडल को, ये भी बाकी है। ओके, तो लेट्स सी कि वो ड्रॉबैक क्या था उसका। ओके, वो क्या नहीं समझा पाए अपने मॉडल के बारे में। ओके, सो वो अब हम समझेंगे। लेट्स सी। सिंपल बच्चों, अभी हमने बोला कि वो स्पाइरल यानी कि एनर्जी लॉस करता है, तो क्या हो जाता है, वो सेंटर में आके बैठ जाता है, राइट। अगर हमने इफ वी टेक इलेक्ट्रॉन एज स्टेशनरी, यानी कि अब हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन का क्या किया हमने अभी, सिंपल, यहां हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे स्टेबल है इलेक्ट्रॉन। इफ वी टेक इलेक्ट्रॉन एज स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन भी यहां पे है, सो हमको मालूम है जो यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो क्या होता है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द डेंस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। डेंस न्यूक्लियस यहाँ पे सबसे जो मास वो हमको मालूम है वो क्या है, न्यूक्लियस में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सन के अंदर हाईएस्ट मास है। सो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ जाएगा, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा। ओके ऐसा एक्चुअल में है नहीं, बट पॉसिबिलिटी देखा ही है उस टाइम पे। अभी तो हमको सब मालूम है बच्चों, इट्स इजी, बट उस टाइम पे ऐसा बोला था। तो वो सो दिस मॉडल इज मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ओके तो ये वैसे बच्चों कैसा हो गया, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव स्फीयर, बीच बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा हुआ, अगर स्टेशनरी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, तो मॉडल कैसा बन गया बच्चों, इस मिनिएचर ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्लियर भी आपका, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर है, अगर ये घूमता है कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन के अंदर, एक्सीलरेट करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन के थ्रू वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं, तो एनर्जी उसकी लॉस होती है। तो एनर्जी लॉस होती है तो क्या होता है, सिंक टू न्यूक्लियस इन 10⁻⁻8 सेकंड। अगर पार्ट 2, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, अगर हमने यहाँ पे स्टेशनरी फेज में लिया, यहाँ पे स्टेबल है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, इट्स कहाँ पे आके बैठ जाता है, न्यूक्लियस के पास में, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने मालूम है हम सबको यहाँ पे। क्लियर है ये सब आपको, क्लियर। 2 ऑब्जर्वेशन, आगे चलते हैं। सो अभी हमारा जो टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल, तो रुथरफोर्ड क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो रुथरफोर्ड कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉडल और स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रुथरफोर्ड मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि एटम स्टेबल है, एटम स्टेबल है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये सब तो उसने बोला, रुथरफोर्ड ने बोला कि ये एटम के बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस है, तो पूरा का पूरा जो है अल्फा पार्टिकल्स वो उसमें से पास होकर चला जाता है। ओनली वन जो अल्फा पार्टिकल्स है वो 180 डिफ्लेक्ट होता है। ये सब चीज़ सही है, एक्चुअली मॉडल भी सही है, यही है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास नहीं आ जाता है, सबको मालूम है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन, रदरफोर्ड। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये फर्स्ट ड्रॉबैक उसका पता चल गया, इट कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉडल ऑफ एटम। गॉट इट। नाउ सेकंड, रुथरफोर्ड मॉडल सेज नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आया कि रुथरफोर्ड ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन नहीं किया। तो ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहते हैं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन किया कि बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस, और जो मोस्ट ऑफ जो है मास वो कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। बच्चों, रुथरफोर्ड मॉडल कांट सेज नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड दी न्यूक्लियस के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कुछ नहीं एक्सप्लेन किया रुथरफोर्ड ने। और यहाँ पे हमने किया does not explain stability of atom. And next, energy of electron, इसी में है कि कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया वो तो उसने एक्सप्लेन नहीं किया, बट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहती है वो भी उसी के बारे में भी रुथरफोर्ड ने आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। हम सबको मालूम, जो यहाँ पे 2 ड्रॉबैक हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है कि फर्स्ट क्या है, वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, ये एटम स्टेबल है, तो मैक्सवेल ने उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं, तो वो सिंक हो जाता है न्यूक्लियस के साथ, तो वो थॉमसन मॉडल जैसा बन जाता है। और यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं एक्सप्लेन कर पाए। सेकंड थिंग्स, कांट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑर्बिट के अंदर, वो एक्सप्लेन नहीं किया। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। सब बच्चों, आई होप ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया रहा होगा, बहुत ही आज कुछ कुछ नया सीखे आज हम रुथरफोर्ड मॉडल के थ्रू। ओके, भले उन्होंने वो
ड्रॉबैक हुआ उसका, कोई बात नहीं है, लेकिन लर्निंग कितना सारा है आप यहाँ से देख सकते हो। आई होप आप सबने सब कुछ अच्छे से पढ़ा और आप अपने फ्रेंड को भी पढ़ाओगे। मैंने अभी बोला पीयर टू पीयर लर्निंग। ओके, सो अब ये आपका PDF भी मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर के थ्रू। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सेशन एंड हम अगले सेशन के अंदर मिलते हैं। ओके, तब हम देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो ड्यूअल नेचर, ओके, तो वो क्या है, कौन कौन से ड्यूअल नेचर है वो हम देखते हैं अगले सेशन के अंदर। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।